हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदर्श लीगल वर्ल्ड। एंड आज जो सीरीज़ है ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की, उसे हम कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 2 कंप्लीट किया था और अब हमें सेक्शन 3 से कंटिन्यू करना है। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जिससे कि मुझे पता चले कि आप जो ये वीडियोज़ हैं आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक करें वीडियोज़ को अगर आपको अच्छा लगता हो तो। सो कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है? पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति। तो इसमें हमने डाउरी क्या होता है सेक्शन 2 में पढ़ा था। अब यहाँ हमें पढ़ना है कि पेनाल्टीज़ के बारे में। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इफ़ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट गिव्स और टेक्स और अबेट्स द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years and term का यूज़ है और नहीं, and with fine shall not be less than 15,000 rupees or the amount of the value of such dowry whichever is more। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति है इस एक्ट के कमेंस होने के बाद क्या करता है, गिव्स, टेक्स और अबेट्स, या तो वो दहेज देगा या लेगा या फिर दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा। 3 चीज़ें कवर की जा रही हैं, दहेज देना, दहेज को लेना या फिर दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करना। तो कोई पर्सन इन तीनों में से किसी एक के लिए भी इन्वॉल्व अगर हुआ तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी? ऐसी सज़ा होगी, ऐसा कारावास होगा जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने के रूप में 15,000 रुपये या फिर जो भी दहेज के मूल्य की रकम हो, दोनों में से जो भी अधिक हो से वो दंडनीय होगा। ये तो हमने इसकी पेनल्टी समझ ली। अब हम इसका प्रोविजो देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर एडुकेट एनी स्पेशल रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन द जजमेंट इम्पोज अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ लेस देन 5 ईयर्स। कोर्ट जो है स्पेशल रीजन्स को रिकॉर्ड करके, अगर उसे एडुकेट लगता है तो स्पेशल रीजन्स को रिकॉर्ड करके वो क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट को लेसर 5 ईयर्स के लिए ऊपर दिया हुआ था, यहाँ कहा जा रहा है कि 5 से कम भी दे सकती है, बट उसके लिए उसे स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड करना होगा। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 2 इसका एक्सेप्शन के रूप में बताता है कि नथिंग इन सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई टू और इन रिलेशन टू। इन कंडीशंस में जो है ये सेक्शन 3 जो है ऊपर हमने बात की वो अप्लाई नहीं होती है। तो 2 का क्लॉज 1 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ अ मैरिज टू द ब्राइड विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दिस बिहाफ। ऐसे कोई भी प्रेजेंट्स जो मैरिज के टाइम पर ब्राइड को दिए जा रहे हों बिना किसी डिमांड के ब्राइड को दिए जा रहे हों, ऐसे प्रेजेंट्स कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो वो जो है इसमें गिविंग और टेकिंग डाउरी में नहीं आएंगे। प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर इंटर्ड इन अ लिस्ट मेंटेन इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत आगे रूल्स बताए गए हैं कि कैसे लिस्ट मेंटेन की जानी है जो भी प्रेजेंट्स मिलते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर कह रहा है कि जो रूल्स बताए गए हैं उस अकॉर्डिंग उन प्रेजेंट्स का लिस्ट जो है मेंटेन करना ज़रूरी है। Presents which are given at the time of marriage to the bridegroom without any demand having been made in this behalf। वही चीज़ है कि प्रेजेंट्स जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज ब्राइडग्रूम को दिया जाए बिना किसी डिमांड का दिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, इन एक्सेप्शन में आएगा। प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर इंटर्ड इन अ लिस्ट, वो भी जो है एक लिस्ट में मेंटेन किए जाएंगे जैसा कि रूल्स में बताया गया है। तो ये दोनों चीज़ों को हम हिंदी में भी देख सकते हैं। ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना, मांग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मांग किए बिना दी जाती है या उनके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यह तब जब तक कि ऐसे भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती हो। तो ए और बी में जो है ये सेम चीज़ थी कि चाहे ब्राइड को दिया जा रहा हो चाहे ब्राइडग्रूम को दिया जा रहा हो, प्रेजेंट विदाउट डिमांड होना चाहिए और साथ ही में वो लिस्ट मेंटेन की गई हो जैसा कि रूल्स में। क्लॉज ए और क्लॉज बी को हमने समझ लिया। अब इसका प्रोविजो देखते हैं। Provided further that where such presents are made by or on behalf of the bride or any person related to the bride, such presents are of a customary nature and the value thereof is not excessive having regards to the financial status of the person by whom or on whose behalf such presents are given। तो यहाँ पे कह रहे हैं, हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं क्लियर करने के लिए। परंतु यह और कि जहाँ ऐसी भेंटें और वधू द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधू का नातेदार है, तो जो वधू है उसके द्वारा या उसकी ओर से या फिर कोई भी उससे रिलेटिव पर्सन अगर कोई ऐसा गिफ्ट प्रेजेंट दे रहा है तो दी जाती है, वहाँ ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं तो वहाँ पर ये कस्टमरी नेचर की होनी चाहिए और उनका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा
या जिसकी ओर से ऐसी भेंट दी गई हो अधिक नहीं हो। तो जो पर्सन दे रहा है या तो डायरेक्ट जो है वधू की ओर से दी जा रही है, या फिर वधू दे रही है, या फिर वधू के कोई रिलेटिव दे रहे हैं, तो जो पर्सन दे रहा है उसके फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा जो उसकी वैल्यू है बहुत एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, जितनी उसकी फाइनेंशियल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तभी जाके जो है वो सेक्शन 3 के पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी के स्फेयर में नहीं आएंगे। तो जो सेक्शन 2 था ये पूरा ये इसका क्लॉज 2 जो है सेक्शन 3 का, ये बताता है पूरा एक्सेप्शन कि इन केसेस में जो है आप गिविंग और टेकिंग डाउरी के लिए लायबल नहीं होंगे। तो हमने ए और बी देख लिया था कि विदाउट डिमांड अगर आप ब्राइड या ब्राइडग्रूम को दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, और उसके बाद हमने प्रोविजंस भी देख लिए थे कि वो लिस्ट आपने मेंटेन की है साथ में, तब आप नहीं लायबल होंगे। और अगर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है देने वाले पर्सन का वो कस्टमरी नेचर का है पहली बात तो गिफ्ट, और फाइनेंशियल स्टेटस से एक्सेसिव नहीं है, तो इन दोनों सिचुएशंस में आप ये जो सेक्शन 3 आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पर सेक्शन 3 जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है? पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। इफ़ एनी पर्सन डिमांड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स, अदर रिलेटिव्स, गार्जियन ऑफ अ ब्राइड और अ bridegroom as the case may be, any dowry, he shall be punishable with the imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years and with fine which may extend to 10,000 rupees। तो इसमें कहा गया कि कोई भी पर्सन जो कि डिमांड करता हो, चाहे डायरेक्टली डिमांड करता हो चाहे इनडायरेक्टली डिमांड करता हो, पेरेंट्स से डिमांड करता हो या उसके किसी अदर रिलेटिव से या गार्जियन से डिमांड करता हो ब्राइड के, तो ब्राइड के पेरेंट्स से या किसी रिलेटिव से या किसी गार्जियन से, अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है डाउरी की, ब्राइड या ब्राइडग्रूम दोनों, सॉरी ब्राइड और ब्राइडग्रूम, ठीक है, दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं, एज द केस में भी, तो एनी डाउरी उसके लिए पनिशमेंट क्या दी गई है? ही शैल बी पनिशेबल टर्म वी शैल नॉट बी लेस देन 6 months। तो ऐसा सजा आपको दिया, ऐसा इम्प्रिजनमेंट आपको दिया जाएगा जो कि लेस देन 6 months नहीं होगा, बट विच मे बी एक्सटेंडेड टू 2 years। तो 6 months से लेकर 2 years तक की पनिशमेंट आपको जो है दी जा सकती है, और ये विथ फाइन होगी। तो प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके पनिशमेंट को ही लेकर बन जाते हैं कि कितना, तो मिनिमम याद रखना है आपको 6 months, मैक्सिमम जो है 2 years और प्लस फाइन। और फाइन में भी जो है वो फाइन में भी लिमिट दी हुई है टू 10,000, तो फाइन भी मैक्सिमम कितनी 10,000 रुपीज़ तक। प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में फॉर एडुकेट रीजन, सेम चीज़ की कोर्ट जो है एडुकेट रीजन, अगर उसका एडुकेट लगता है तो स्पेशल रीजन्स को रिकॉर्ड करके, एडुकेट रीजन को रिकॉर्ड करके क्या कर सकती है कि उससे लेसर इम्प्रिजनमेंट को भी जो है इम्पोज कर सकती है। सेम चीज़ थी पिछले सेक्शन की तरह। तो डिमांडिंग डाउरी के लिए हमने देख लिया कि यहाँ पे जो है 6 months से लेकर 2 years तक की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है, और जो फाइन है वो 10,000 तक की हो सकती है। और गिविंग और टेकिंग डाउरी में जैसा कि हमने देखा था, तो गिविंग और टेकिंग डाउरी में जो इम्प्रिजनमेंट थी वो 5 years थी, प्लस फाइन वहाँ पर भी था, वहाँ जो फाइन था वो 15,000 रुपीज़ तक का मैक्सिमम हो सकता था। दोनों जगह सेम है कि स्पेशल रीजन्स को रिकॉर्ड करके जो है कोर्ट चाहे, स्पेशल रीजन्स को रिकॉर्ड करके कोर्ट चाहे तो लेसर सेंटेंस को भी इम्पोज कर सकती है। सो अब हम वीडियो को यहीं पे वो जो है अब स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 4A जो है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, और 5 एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड, और सेक्शन 6 को जो है हम आगे कंक्लूड करेंगे। इन 3 सेक्शंस को नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।